नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। राज की बात हर्ष के साथ इस अंक में शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से है। और खबर अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ ये एक सूचना भर नहीं है, बल्कि एक वो नैरेटिव है जिसने भारत को पूरी तरीके से बदनाम करने की कितनी खतरनाक साजिश रची थी। और वो क्या सिर्फ भारत के अंदर के लोग कर रहे थे या इसके पीछे कोई और इशारा था? मैं बात कर रहा हूं जो हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए थे मालेगांव विस्फोट के बाद में, और जिस तरीके से समझौता ट्रेन ब्लास्ट जो हुआ उसमें भी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लाई गई। इशरत जहां मुठभेड़ कांड, उसमें भी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लाई गई। कलावा बांध कर यहां पर आप मानकर चलिए कि कसाब पकड़ न लिया गया होता तो कलावा से वो भी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी। ये सब टाइमिंग, इस पे हर्षवर्धन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत गंभीरता से बात करनी पड़ेगी कि आखिर करने क्या जा रहे थे। बात होगी ट्रंप के टैरिफ की भी, और बात इसकी भी होगी कि राहुल गांधी किस तरीके से लगातार झूठ बोल रहे थे और कह रहे थे कि मोदी झुक जाएगा। मोदी तो झुका नहीं, ट्रंप ने अड़ियल रवैया अपनाया है, लेकिन मोदी तो फिर भी नहीं झुका। लेकिन एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ कि थूक के जो लोग चाटते हैं, क्या वो चाटेंगे? बात इस पर भी करेंगे किस तरीके से हिंदू प्रतीकों को निशाना बनाया जा रहा है, और साथ ही बात होगी बिहार में किस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है और कैसे एक डिजाइन के तहत उसको पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही। लेकिन हर्षवर्धन, सबसे पहले मालेगांव विस्फोट के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और एक डेकोरेटेड ऑफिसर कर्नल पुरोहित, उनके तो खैर 17 साल जो जीवन के खराब हुए सो खराब हुए, लेकिन ये कितनी खतरनाक साजिश थी। इसी घटना के ठीक बाद 26/11 को पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आते हैं और पूरा जो है वहां पर नरसंहार कर देते हैं और कलावा बांध कर टीका लगाकर आते हैं। तो ये हिंदू आतंकवाद की थ्योरी जो है, उसी समय दिग्विजय सिंह के साथ एक व्यक्ति मंच शेयर करता है, अजीज बर्नी, पत्रकार तो मैं नहीं कह सकता उसको, किसका वो दलाल था, किस तरीके किसका एजेंट था, और वो ये साबित करने की कोशिश करता है कैसे हिंदू आतंकवाद इस देश में पनप रहा। मुझे लगता है कि इस पर सबसे ज़्यादा गंभीरता से बात करनी पड़ेगी हर्षवर्धन। मुझे लगता है सबसे पहले हम इस पर आए, हम भारत की स्वतंत्रता का समय और महात्मा गांधी की हत्या, उसको याद करना चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की एक पुस्तक है, गांधी वध और मैं ऐसे करके पुस्तक है, उसका नाम समझौता। पुस्तक मैंने भी पढ़ी, उसमें बहुत से दृष्टांत हैं, बहुत से संदर्भ हैं, उस वक्त का बहुत कुछ उसमें शामिल किया गया है। उसको पढ़ते हुए मेरे मन में पहली बार प्रश्न आया कई वर्ष पूर्व कि गांधी हत्या से किसको लाभ हुआ। आपके मन में भी आना चाहिए ना। आज भी आप ये कहते हैं, राजनीतिक बहस होते हुए कहते हैं कि देखो हिंदू मुसलमान चर्चा हो रही है तो भाजपा को लाभ हो जाता है, सपा को लाभ हो जाता है, या किसी और को लाभ हो जाता है। तो गांधी जी की हत्या से किसको लाभ हुआ? गांधी जी जीवित रहते तो क्या करते? इन दोनों प्रश्नों को जरा अपने मन में सोचिए और इसको उत्तर खोजने की कोशिश करिए। संदर्भ के लिए एक बात मैं बताता हूं कि गांधी जी नहीं रहे और गांधी उपनाम नेहरू जी की पुत्री को मिल गया। एक और संदर्भ देता हूं। महात्मा गांधी ने कहा था कि अब इस पार्टी, यानी जो आजादी की लड़ाई वाली पार्टी थी, उसको डिसबैंड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्या गांधी जी जीवित रहते तब भी ये कांग्रेस ऐसे चलती? ठीक है, उसके बाद से नेहरू जी से लेकर इंदिरा तक, फिर अभी तक कई बार वो कांग्रेस टूटी, बिखरी, बनी, बिगड़ी, सब होता रहा। असली कांग्रेस तो अब रह भी नहीं गई। और अभी आप देखते हैं जो कांग्रेस है उसके आगे लगा हुआ है कांग्रेस आई। दरअसल वो कांग्रेस इंदिरा है। ये इतिहास के तथ्यों में है, लेकिन आपको ये मैं ध्यान दिला रहा हूं। तो फिर से दोनों सवाल सोचिए कि गांधी जी की हत्या से किसको लाभ हुआ, और गांधी जी होते तो क्या कांग्रेस होती? अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, संघ को गांधी जी का हत्यारा संगठन कह दिया गया, इतने झूठ बोले गए, इतनी अफवाह फैलाई गई, बार बार प्रतिबंध लगाया जाता रहा, बार बार संघ को खांचे में खड़ा किया जाता रहा। लोग संघ की शाखाओं में जाते भी थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी, बड़े से बड़ा प्रोफेसर, बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री, बड़े से बड़ा उद्यमी, बड़े से बड़ा श्रमिक, वो क्या संघी कहलाने से डरता था। क्यों?
क्योंकि एक प्रोपेगेंडा था, कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार में संघी होने का मतलब आप व्यावसायिक जीवन में, पेशेवर जीवन में, प्रोफेशनली कितने भी अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, आपके नंबर माइनस में जाते थे। क्या करे कोई। इसमें कितने वर्ष बीते, 5.5 दशक का एक छत्र राज। सोचिए जरा, ये जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूं इसको समझिएगा, तब मालेगांव तक पहुंचने में आसानी हो। फिर क्या हुआ, 2008 में एक धमाका हो जाता है। सितंबर 2008 मालेगांव में धमाका होता है, 6 लोगों की जान जाती है, 100 लोग घायल होते हैं। मालेगांव मुस्लिम बहुल एरिया है, बमुश्किल 15 से 18% के बीच में हिंदू है। कैसे रहते होंगे ईश्वर जाने। आदर्श स्थिति है कि रहना चाहिए, लेकिन कैसे रहते होंगे। वहां एक मोटरसाइकिल में ब्लास्ट होता है। शुरुआत में आता है कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, उसका हाथ है। कुछ समय बाद सारी दिशा बदल जाती है। अचानक एटीएस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और उनके साथ 5 और लोग, यानी कुल 7 लोगों को पकड़ लेती। उसके अलावा भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद क्या किया जाता है, कहीं से कोई बहुत टॉप से एक निर्देश आता है, और वो निर्देश कहता है, क्योंकि तब तक 2009 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत थे। डॉक्टर मोहन राव भागवत देखने में भी डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार की तरह दिखते हैं। उसी तरह की शारीरिक कद काठी काया है, और वो भी बड़े बदलाव कर रहे हैं। उस वक्त एक मुस्लिम सीनियर इंस्पेक्टर को कहा जाता है कि भागवत को उठा कर लाओ। जैसे पुलिस वाले किसी गली मोहल्ले के गुंडे, अपराधी, लुच्चे लफंगे को पकड़ते हैं कि जाओ उठा कर लेके चले आओ, कोई मतलब नहीं। दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन, भारत की एकता का पर्यायवाची, सबसे ज्यादा समाज को समरस करने वाले संगठन के मुखिया को उठा कर लाओ। अब आप यहां आइए तो आपको मेरे उन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, जो आपने बात की ना, ये इसीलिए मैं यहां आया। और सिमी का नाम आया, उसके बाद एटीएस अचानक बदल देती है। उस वक्त राज्य में और केंद्र में दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। किसी की हैसियत नहीं है किसी सीपीए, सीपी, जेसीपी, सीपी की, कि वो खुद कोई निर्णय ले ले, जब तक बहुत टॉप से चीजें ना हो। और वो टॉप से चीजें इतनी होनी चाहिए कि भरोसा मिले। लेकिन महबूब मुजावर अब जो बोल रहे हैं, अच्छा है कि वो मुस्लिम है। अगर हिंदू होते तो अब तक तो उसे खारिज कर दिया जाता कि ये भी संघी है। अब महबूब मुजावर को तो संघी भी नहीं कह सकते। वो ये बता रहे हैं कि मैं कैसे किसी भगवा या हरे आतंकवाद को कहता। सुशील शिंदे कह रहे हैं कि हम तो बोल गए, बोलना नहीं चाहिए था। नहीं, बुलवाया गया, उन्होंने साफ साफ कहा कि ऊपर से कहा गया, बुलवाया गया। और ये आरके सिंह जो उस समय गृह सचिव थे, उसके बाद उनको कैसे कहा गया कि इसी तरीके से आपको बात करनी है। नहीं, देखिए, इस पे मैं थोड़ा सा, आरके सिंह गृह सचिव थे तो क्यों वो थे फिर? आरके सिंह गृह सचिव थे, और अगर उन्होंने इस थ्योरी को आगे जाने दिया तो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बिल्कुल, वो प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी में है तो इसका मतलब ये नहीं है। और अगर अधिकारी सरकारों की इसी तरह से सिर बजाते हैं और होम सेक्रेटरी के लेवल पर होने के बावजूद आप इस तरह की साजिश को रोक नहीं पाते हैं, तो बड़ा सवाल आपके ऊपर है। और ये जो हिंदू को अपमानित करना, हिंदू संस्कृति, सभ्यता, विरासत, उसको अपराध बोध में डालना, ये रियल फ्रॉड सेकुलर मॉडल है जो इस देश के हिंदुओं को हीनता के बोध में रखता है कि किसी भी तरह से वो उबर ना पाए। नहीं, ये तो उससे आगे की बात थी हर्षवर्धन। हीनता के बोध में तो जो है वामपंथी साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने ये लगातार करने की कोशिश की, कांग्रेस का प्रश्रय पाकर। लेकिन ये हिंदुओं को पूरी तरीके से एक नोमैड, मतलब हर बार अपराधी किस्म का साबित कर देना, और उसके लिए डिजाइन, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बात अभी नाथूराम गोडसे के भाई जिसको लेकर चल रहा कि वो आतंकवादी था नहीं कि नहीं था, आतंकवादी मैं तो मानता हूं कि जिस तरीके की हरकत की, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं कहने में। लेकिन ये क्या कांग्रेस ने आतंकवादी कहा क्या उसको? मेरा इस पे एक मतभिन्नता है जी। नाथूराम गोडसे हत्यारा था। हाँ, उसको लेकर सम्मान नहीं हो सकता, उसको लेकर सम्मान नहीं हो सकता। हत्यारा है तो सम्मान कैसे होगा? बिल्कुल वही कह रहा हूं। लेकिन नाथूराम गोडसे के जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई आतंक फैलाना चाह रहा था, कहीं कोई हिंदू कर देना चाह रहा था। ये दरअसल अच्छा कि आपने ये शब्द बोल दिया जी। मुस्लिम आतंकवाद है, कोई हिंदुओं ने थोड़ी नहीं किया भाई। हिंदू थोड़ी नहीं कहते हैं कि अच्छा मुसलमान हो तुम आतंकवादी हो जाओ। हिंदू का अपराध बोध, हीनता बोध यही तो है। हमें जो फ्रॉड सेकुलर,
मुगल ने आक्रमण किया, हमारे ऊपर आकर सब कुछ किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी देवी स्थान तोड़े, हमारे जो प्रतीक चिन्ह थे उनको पैरों तले रौंदा, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया, और उसके बाद हिंदू आतंकवादी इनको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जिससे कि ये जो फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव है ये किसी तरह चल सके, और इसीलिए इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। नहीं, वो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ता है हर्षवर्धन। जो बात मैं कहना चाह रहा था उसमें देखिए कि जो गोपाल गोडसे की जिस किताब का आप जिक्र कर रहे थे, अभी मैंने रंजीत सावरकर, जो वीर दामोदर सावरकर के जो प्रपौत्र हैं, उनका एक इंटरव्यू किया था, और वो महात्मा गांधी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आए। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि अगर नाथूराम गोडसे इस दूरी से खड़े हुए थे और जो उनका जो बोर था .22 का, अगर उससे उन्होंने गोली चलाई तो वो ऐसे जाना चाहिए था, और वो दिखाई पड़ रहा है डायगोनल जा रहा। खैर, ये जांच का विषय है, मुझे नहीं मालूम कि सरकार इसमें कितना आगे बढ़ेगी, क्या करेगी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जो आपने प्रश्न उठाया ना कि इसको फायदा करने वाली बात है, ये सवाल उठे, और मुझे लगता है कि सवाल अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आपने डाले थे, जिसको कांग्रेस और नेहरू की सरकार में भी आप साबित नहीं कर पाए, वीर सावरकर पर भी आपने डाले थे, वो भी साबित नहीं कर पाए, तो ये तो अब कुल मिला के सवाल अभी उठ रहे हैं। ये सरकार कैसे चलेगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, इस डिजाइन को थोड़ा अब आगे बढ़ाते हैं। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखिए, उस समय एक बात कही जाती थी कि ठीक है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है, ये सवाल बार बार उठाया जा रहा था। उसी समय बहुत अच्छा हर्षवर्धन ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी एक अजीब किस्म की चर्निंग से गुजर रही थी। वहां पर एक अलग तरीके का बदलाव चल रहा था, और मोहन भागवत के बारे में सब ये जानते थे कि सरसंघ चालक इनके बनने के बाद बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, और जो बाद में दिखाई भी पड़ रहे हैं, आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। और सबको पता था कि वो व्यक्ति कितना तेजस्वी है और कितना दूरदर्शी है, और किस तरीके से सब चीजों को लेकर चल सकता है। D4 तमाम चीजें, अभी मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जाता हूं, परंतु ये आपको लगता है कि पहले इशरत जहां एनकाउंटर जो आईबी के इनपुट पर होता है, उसके बाद पी चिदम्बरम उसको बदलवा देते हैं। आप देखिए कि जो कहा जा रहा है ना कि एजेंसियों का दुरुपयोग, अभी ये शब्द आप सुनते हैं, लेकिन पूरे हिंदू समाज को हीन और अपराधी दिखाने के लिए ये जो पूरी साजिश रची गई, इसके तार देखिए कि पड़ोसी मुल्क से भी जुड़े हुए थे, और कहां कहां से जुड़े थे। डेविड कोलोमैन हेडली जो पकड़ा गया, उसने साफ साफ बता दिया कि इशरत जहां उन्हीं की एजेंट थी, आतंकवादी थी, लश्कर की थी। लेकिन उसके बाद भी गृह मंत्री पद पर रहा हुआ व्यक्ति पी चिदम्बरम उस समय उस रिपोर्ट को बदलवाता है, क्योंकि उसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी को फिक्स करना होता है। और ये सब किसके इशारे पर होता है? जयपुर में अधिवेशन था, याद करिए हर्षवर्धन, जिसमें राहुल गांधी की ताजपोशी हो रही थी। वहां पर हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा जाता है। उसके बाद हिंदू आतंकवादी होते कर्नल पुरोहित। मैं फिर कह रहा हूं, कर्नल पुरोहित ने जो किया है, दयानंद पांडे, सुधाकर द्विवेदी, ये जो पूरी अगर आप डिजाइन देखेंगे, शंकराचार्य जिनको कहा जाता है, कैसे चुन चुनकर तमाम प्रतीकों को पकड़ा गया। और फिर इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं, उनके जरिए मोहन भागवत जी तक पहुंचने की कोशिश की गई। और ये पूरी एक बहुत खतरनाक डिजाइन थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ में कैसे पूरे हिंदू समाज को बताया जाए कि सिर्फ आतंकवादी मुस्लिम नहीं होते। अच्छा, हम तो कह नहीं रहे, कोई नहीं कह रहा कि आतंकवादी का कोई धर्म आतंकवाद का धर्म होता है, लेकिन आतंकवाद का जब धर्म की बात आई तो हर्षवर्धन याद करिए, जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस में थे, संसद में उन्होंने बाहर आके बाइट दी कि आतंक का सिर्फ एक रंग हो सकता है, वो होता है काला, उसका और कोई रंग नहीं हो सकता है। अब इसको हरे भगवा इससे जो जोड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, इनकी आप डिजाइन देखिए और इनकी बेशर्मी देखिए, बेहयाई देखिए। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी तो वही पी चिदम्बरम फिर से कह रहे हैं कि ये तो होम ग्रोन टेरर हो सकता है, सीमा पार पाकिस्तान से नहीं हो सकते। खैर, इसका जवाब चर्चा बहुत लंबी चली, उस पर दिया गया, परंतु इतने पुख्ता सबूत आने के बाद अगर ये सब चीजें आई हैं तो मुझे लगता है कि ये सबको देखने, सुनने और समझने की बात है। और इसी से जुड़ा हुआ एक कैसे, लेकिन इस पे उस पे जाने से पहले इस पे निश्चित तौर पर एसआईटी बनानी चाहिए। हाँ, इस पे जो लोग हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए, और अशोक चौहान से भी पूछताछ होनी चाहिए, आरके सिंह से भी पूछताछ होनी चाहिए, कृपा शंकर सिंह वो भाजपा में है, भाजपा अशोक चौहान भी भाजपा में है, उन सब से पूछताछ होनी चाहिए। और इसकी मतलब देश को कुछ तो समझ में आए, इस तरह से आप साजिश करके न्याय अधूरा है ना, ये तो न्याय अधूरा है, न्याय अधूरा है। खतरनाक, असली जो लोग हैं उनको तो पकड़िए ना, कम से कम। बिल्कुल। और अगर ये नहीं होता है तो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाने वालों को आसानी होगी। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत के स्वबोध को कुचलने की कोशिश हुई,
उसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश। और फिर मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि कोई भी हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ एक पार्टी सत्ता हो सकती है। ये जिन लोगों ने चलाया या उनके बारे में भी सोचिए। और एक बात मैं और बताऊं, बड़ी चर्चा हो रही है, ये संदर्भ के साथ बता देता हूं, मैं पढ़ रहा था तो भी ध्यान में आया। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, उन्होंने 2 कार्यकाल के बाद खुद ही कह दिया कि अब हम नहीं बनेंगे। उसके बाद एक और राष्ट्रपति आए, वो 4 कार्यकाल रह गए, तो अमेरिका ने तय किया कि हम 2 टर्म वाला कानून लेकर आएंगे, 22nd अमेंडमेंट लाए। हमारे भारत में तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, क्यों उन्होंने 2 कार्यकाल के बाद नहीं कर दिया? कोई भी ढंग की एक ऐसी विरासत छोड़कर नहीं गए जिस पर लोग गर्व करते। अब लोग कहने लगेंगे कि नेहरू जी तो आधुनिक भारत के निर्माता थे। बिल्कुल थे भाई, पहला प्रधानमंत्री था, एक भी ईंट रखता तो आधुनिक भारत का निर्माता ही है। जो भी होगा उस वक्त जो भी हो रहा था तो वो है ही। लेकिन क्या वो बड़ा उदाहरण पेश नहीं कर सकते थे? क्या उन्होंने और फिर इंदिरा गांधी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया? आज लोग नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल पर कह रहे हैं, अगर आपने पहले से उदाहरण प्रस्तुत किया होता तो शायद आज आप ये कह पाते। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर देश एकमत हो, देश को लगे, और वो अच्छा होगा कि ये हम उस मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ जाएं जहां 2 टर्म के बाद, क्योंकि विचार होता है ना, व्यक्ति तो होता नहीं, तो उस पर। और ये सवाल जो लोग कह रहे हैं ना नरेंद्र मोदी के 75 होने को, तो सब लोग जरा सोचें कि जवाहरलाल नेहरू क्यों लगातार प्रधानमंत्री बनते रहे? क्यों उनको नहीं लगा कि कांग्रेस का कोई और नेता हो सकता है? और लाल बहादुर शास्त्री जी भले बने, लेकिन अंत में तो इंदिरा जी को ही कुर्सी दी गई, जिसको एक समय में गूंगी गुड़िया कहा जाता था। तो ये सारे संदर्भ भी जोड़िए और ये सोचिए कि तब से लेकर आज तक हिंदू हीन भावना, हिंदू अपराध बोध, हिंदू मतलब किसी तरह से उसको खांचे में डालना, उसको गर्व से जीने का हक नहीं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जैसे हुआ कम्युनल हो गया, बाकी सब आप गर्व से करिए, वो क्या है? वो सेकुलर है। इसीलिए मैं इसको फ्रॉड सेकुलर नहीं, बिल्कुल। आप ये देखिए ना, ये तो खैर बहुत खतरनाक साजिश है। और मैं फिर कह रहा हूं कि सीमा पार दुनिया के तमाम जो मुल्कों से डीप स्टेट, इन सब चीज़ों की बात जाने दीजिए। अभी एक उदाहरण आपको देता हूं मौजूदा समय में तुरंत। प्रेमानंद जी महाराज, अक्सर आपने सुना होगा उनको। तमाम जो लोग हैं बहुत अनर्गल प्रलाप करते हैं, बातें करते हैं, तमाम लोगों की चीज़ों में आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक कुछ प्रश्न किया उनके पास। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में 4% लोग ही पवित्र हैं, उसमें लड़कों की बात भी है, लड़कियों की बात भी है, और ये लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बात कही जा रही थी। अरे भाई, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तमाम चीज़ें कर दी हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, तो संत वैसे ही जो स्पिरिचुअल डॉक्टर होता है, और डॉक्टर तो आपसे यही कहेगा ना कि आपको ये खाना है, इस समय उठना है, इस समय ये करना है। तो जो हमारे जो सिद्धांत हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि भाई इस तरीके की, अच्छा ये आप बताइए कि लगातार हत्याएं, लगातार पतियों की हत्याएं, पत्नियों की हत्याएं, लगातार एक दूसरे के ऊपर तेजाब फेंक देना, ये जो तमाम जो चीज़ें आती हैं, ये सब इन्हीं सब चीज़ों से निकलती ना। मैं अभी इस सामाजिक डिस्कोर्स पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कैसे उसका एक हिस्सा पकड़ के कि प्रेमानंद जी महाराज महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश की गई। और जबकि जब वो पूरा बयान सामने आता है तो बिल्कुल अलग तरीके की चीज़ आती है। भाई यही कहा जाता है ना, बच्चों को आप अच्छे संस्कार ही देते हैं ना। आप उनसे क्या कहते हैं कि नहीं आप जाइए और पीने लगिए जाके, आप क्या कहते हैं? पीने लगिए जाके। आप क्या कहते हैं? आप व्यभिचार करिए जाके। आप उनको यही बताते हैं कि आप ऐसा जीवन जिए जिससे प्रकृति, समाज और देश का भला हो, विश्व का भला हो। क्योंकि हम तो जो है विश्व शांति की बात करते हैं और विश्व के भले की बात करते हैं, तो पहले अपना भला तो करना पड़ेगा ना। अपना भला किस चीज़ में है? तो ये जो एक सोची समझी रणनीति के तहत, और ये जो डिजाइन है और ये तत्व, दिक्कत ये है कि इतने गहरे इस समाज में पेनिट्रेट कर गए हैं, ऐसे पेवस्त हो चुके हैं कि ये समय समय पर कुकुर मुत्ते की तरह निकलते हैं और हिंदू धर्म पर कालिक पोतने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि हर्षवर्धन, इस साजिश को भी समझना पड़ेगा, और ये छोटी छोटी चीजें करके ही इस तरीके की बड़ी साजिशें रची जाती हैं। देखिए, संत प्रेमानंद जी बहुत प्रतिष्ठित हैं, अनर्गल बातें नहीं करते हैं, जो उनसे प्रश्न भी पूछता है। कमाल की बात यह है कि वो तो ये तक नहीं कहते हैं कि आप बीमार हो गए हैं तो यहाँ आने से कुछ हो जाएगा, कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ भैया। यहाँ जो उन्होंने कहा था वो समाज की गंभीर बीमारी की तरफ से। अच्छा, एक उम्र में की तरफ चले जाना या किसी लड़के लड़की के बीच में संबंध हो जाना, ये कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो हमको आपको पता नहीं कि आसपास नहीं हो रही। उस उम्र में अच्छी भी बहुत लगती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक लड़का कई लड़कियों से और एक लड़की कई लड़कों से संबंध बनाए तो क्या आपको स्वयं के लिए अच्छा लगेगा? यहां आके देखिए,
वैसे तो सब ठीक लगे, ठीक है हमारा तो हो जाए तो ठीक है, उसको दबा दें छिपा दें, लेकिन प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं वो समाज और परिवार की बात कर रहे हैं। और तभी तो ये होता है ना, पुराना प्रेमी पुरानी प्रेमिका संबंध आपके अच्छे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोगों के संबंध होते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं वो महिलाओं पर कोई टिप्पणी की है, वो सही नहीं है। उन्होंने सोसाइटी पर टिप्पणी की, उसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, और ये सचमुच रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है अमेरिका में जो कहा जाता है ना कि लोग मिलते हैं तो पार्टी में मिलाते हैं कि ये मेरे सेकंड वाइफ के थर्ड हस्बैंड है, या मेरे ये थर्ड हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, इस तरह से परिचय कराते हैं, ये वो स्टेप ब्रदर, वो स्टेप मदर, वो स्टेप सिस्टर, कहां जाना चाह रहे हैं? इसकी बात प्रेमानंद जी महाराज कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं हिंदू धर्म का, भारत का जो मूल है वो परिवार है। अगर आप परिवार की यूनिट निकाल दें, और दुनिया की किसी भी सभ्यता में अगर फैमिली नहीं होगी, फैमिली का इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं कर सकते। वेस्ट का संकट यही है, और उनको भी ये बातें समझ में आ रही। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप जब कहते हैं किसी का जीवन खत्म हो गया, मान लीजिए किसी के साथ प्रेम हुआ, शारीरिक संबंध भी हो गए, और कल को उससे नहीं हुआ, तो जीवन नहीं खत्म हुआ। लेकिन जो लोग सब कुछ होते हुए 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार या अलग अलग लोगों से, तो क्या उसे जायज ठहराया जा सकता है? इसको जरा सोचिएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि वो जो तथाकथित महिला ब्रिगेड टूट पड़ी है, उनका कोई अपराध बोध तो नहीं है, कहीं वहां कोई मसला तो नहीं है। सोचिएगा जरा, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं। और आपने जो कहा ना कि ये जो निशाना हिंदू, तो हिंदू साधु संतों पर भी निशाना साधा जाता है। और एक कभी फ्लाइट का एक वीडियो आया जिसमें एक मुस्लिम दिख रहे व्यक्ति को एक मुस्लिम वो दिख नहीं रहा था, उस व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया, बस हो गया, ब्रिगेड टूट पड़ी। कैसा समाज हम बना रहे हैं, कम्युनल हमको लोग कहेंगे, देखो मार दिया। और कमाल की बात, वो उतने नीच किस्म के लोग हैं, जब सब सामने आ गया फिर उन्होंने उसी को हथियार बना लिया कि हम ये कहा कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि समाज में इतनी गंदगी आ गई है, सड़ांध आ गई है इतना, और सबके पीछे वो ले जाते हैं कि चूंकि ये सरकार बन गई है नरेंद्र मोदी की, इसलिए। तो आप गांधी जी की हत्या से लेकर मालेगांव ब्लास्ट से लेकर प्रेमानंद जी और इस गांधी जी की हत्या के बाद भी चित्पावन ब्राह्मणों को जिस तरीके से मारा गया, वो हिंदू पे नरसंहार हुआ, उस पर कोई चर्चा करते हैं? कोई चर्चा नहीं। आपने कहीं देखा उसका कुछ? तो ये मैं कह रहा हूं कि जो सेकुलर जो फ्रॉड जिसकी बात कर रहे हैं हर्षवर्धन, ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनको समझिए कितने ये जो है अंदर से क्लांत हैं और कितना कलुष भरा हुआ है अंदर, और किस तरीके से इनके अंदर ये चीजें भरी गई। लेकिन अब हर्षवर्धन थोड़ा दूसरे विषय पर भी आते हैं, क्योंकि अभी ट्रंप को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, और जो आजकल ये जो पूरी ब्रिगेड है इसके तो पोप बन गए हैं राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी बन गए। वो चाहे मतलब हिंदू, चूंकि हिंदू तो जो है हिंसक होता है, सदन में ही कह रहे थे, वो अभी भी कह रहे हैं वो तो हिंदू हिंसक होता है। और उसके बाद अब ये जो ट्रंप को लेकर बहुत सारी बातें कही। अब जरा थोड़ा देखिए कि मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत गंभीर विषय है कि नेता हैं लोकसभा में वो विपक्ष के, प्रधानमंत्री के बाद उनका प्रोटोकॉल आता है लोकसभा में। उस व्यक्ति को आपने कहते हुए सुना, बात करते हुए सुना कि ट्रंप झूठा है, ये यहां पर कह दो। कहने की जरूरत क्या है, ट्रंप झूठा साबित हो गया ना। वो कह रहे हैं ये कह दे एक बार मोदी, उसके बाद ट्रंप सब खोल के रख देगा, वो दबा देगा, अब खुल गया। और कमाल की बात ये कि ट्रंप डील नहीं कर पाए मोदी पर। तो क्या राहुल गांधी अमेरिका की उस लॉबी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे? क्या राहुल तो गांधी भारत पर दबाव बनाना चाह रहे? सैम अंकल, सैम पित्रोदा, बिल्कुल दोनों एक हैं, बिल्कुल मिले हुए साफ दिखाई पड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। खतरनाक दिख रहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष, आपको तो हर हाल में सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर कोई ट्रेड डील होगी, अगर भारत के हित नहीं उसमें रहेंगे, तो क्या देश का हित होगा? और क्या आपका हित होगा? आप भी तो भारतीय हैं ना, आप भी तो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो मुझे लगता है ये सवाल बहुत बड़ा है। और ट्रंप जिस तरह से बौखलाए हैं, अब आज कह दिया सुबह कि वो रशिया से कोई तेल खरीदना बंद नहीं किया है। और हमारी सरकार ने, MEA ने जो बयान दिया बड़ा स्पष्ट है कि हमारे पहले भी अमेरिका के साथ रिश्तों में इस तरह के उतार चढ़ाव होते रहे, और रशिया हमारा ऑल वेदर टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं। और सवाल यहाँ यही है कि क्या भारत के हितों के लिए जब सरकार डील करने जा रही है, तो हमारा नेता प्रतिपक्ष क्या सरकार के खिलाफ खड़ा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा है? क्या अमेरिका जिस तरह की लॉबिंग करता है, जो आरोप एक समय में लगता था कि फलाना के एजेंट, धमाका के एजेंट, अभी कोई जानता तो है नहीं, तो क्या उस तरह की भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं? क्योंकि उनको भारत का छोड़ के दुनिया का सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ये खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये नहीं हुआ
अगर एक टैरिफ लगी रही, भारत को नुकसान होगा, निश्चित तौर पर नुकसान होगा। हम टेक्सटाइल है, डायमंड है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी है, फार्मा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब बहुत कुछ भेजते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू समझिए, $1300 से $5000 का पर हाउस होल्ड अमेरिकन के ऊपर इन्फ्लेशनरी कॉस्ट आएगी। उनकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा टूटेगी। बिल्कुल। अगर हम 0.5% हमारी इकोनॉमी टूटेगी तो उनकी 1%। पर हर्षवर्धन, एक चीज ये भी बतानी पड़ेगी, लोगों को लगता है कि जैसे सिर्फ हम अमेरिका के साथ ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ 2.5% हमारी जीडीपी का है, 97% तो दूसरा है, और अभी हम एफटीए और तमाम चीजें कर आए हैं। तो उसके अलावा ये भी आप समझिए कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है 53% वो हम दूसरे देशों से करते हैं। बिल्कुल, इसको आप समझिए, जो एक्सपोर्ट आइटम्स है। और हमारी 53% टॉप 10 कंट्रीज का है। जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उसमें यूएस टॉप पे है। यूएस का ओवरऑल कहेंगे तो हमारा हिस्सा मेरे ख्याल से 20% के आसपास होगा। तो अभी जो हम जीडीपी पर हमारी असर भी आएगा तो 0.25 या 0.3 ऐसे आने वाला है। सवाल यहाँ ये है कि ट्रंप ये सब जो कर रहे हैं उसमें हमारे देश के नेता क्यों मददगार बन रहे हैं, हमारी विपक्षी पार्टियां क्यों मददगार बन रही हैं? उनको तो हमारे देश के साथ खड़े होना चाहिए था। शुरू से बड़ा ऐसा सवाल है, इसको जरा सोचिए। शुरू से ऐसा किया गया। पहले जो है सीज फायर का पूरा क्रेडिट उनको देने की कोशिश की, जो लेने की वो कोशिश कर रहे थे। कई बार तो ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, और राहुल गांधी बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े दिखाई पड़ते हैं, लगता है एक साथ खड़े हुए हैं। ठीक जो पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव चलाया जाता वही नैरेटिव जो है वहां पर विपक्ष चलाता दिखाई पड़ता है। और ट्रंप जो चाहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, देश के सामने एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई, ट्रंप कह रहे थे कि मैंने जो है डील दे दी है, उसके बाद युद्ध रुकवा दिया। अब युद्ध विराम कैसे हुआ इसके बयान आ चुके, बहुत लंबी चर्चा हो चुकी, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन डील तो नहीं हुई ना। अब जब डील नहीं हुई है तो क्या एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए देश से या नहीं मांगनी चाहिए? लेकिन बेशर्मी ये देखिए कि उसके बाद जब ट्रंप कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी, तो कह रहे हैं यस इकोनॉमी इज डेड, खुश हो रहा है, ताली बजा रहा है वो बंदा। अब ऐसे मतलब डेड इकोनॉमी से 5 महीने में लगभग 50 लाख रुपए राहुल गांधी ने कमाए हैं। 2 लाख करोड़ से ज्यादा जो है हमने दिसंबर में जो है जीएसटी का टैक्स। इसीलिए कह रहा हूं, जब वो कहते हैं डेड इकोनॉमी है तो भारत के हितों के खिलाफ कितना काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। और भारत की इकोनॉमी बड़ी है, 4th लार्जेस्ट है, तो एक चीज यही है, भारत ने डिफेंस कैपेबिलिटी में भी दुनिया को दिखा दिया। इसलिए भी ट्रंप थोड़ा डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी वही है हर्षवर्धन उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को जो तमाम उन्होंने इक्विपमेंट्स दिए थे, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका, और अभी एक बात और ध्यान रखिए, अमेरिका की डील जब तक चाइना से नहीं हो जाती तब तक भारत से भी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। और अमेरिका एक कैसे अपने ट्रैप में ट्रंप ने गलती कर दी है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन बात इस पे हम ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे जो है ट्रंप के ट्रम्पेट बने हुए हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। समझिए, इस जो उनकी हैसियत जो बची हुई है, कि जिनकी दादी इंदिरा गांधी गई थी, जो बैठी थी निक्सन के वहां पर जाके गेहूं लेने गई थी, तो उसके बाद वो बिना गेहूं लिए चली आई थी, बाद में फिर सब चीजें हुई थी। इस पे कहता हूं कि राहुल गांधी वो विरासत लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसी विरासत को अपमानित कराते हैं। मैं कतई इसके पक्ष में नहीं हूं कि इंदिरा जी या नेहरू जी या राजीव जी को कोई उस वक्त प्रधानमंत्री की लेकिन अब ये करवा रहे, क्या करें। लेकिन राहुल गांधी की वजह से वो अपमानित हो रहे हैं। राहुल गांधी की वजह से जिन इंदिरा गांधी पर कभी देश ने कोई उंगली नहीं उठाई, तानाशाही के अलावा, आपातकाल के अलावा, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन राहुल गांधी का संकट सिर्फ इतना भर नहीं है। राहुल गांधी सत्ता से बाहर इतने बेचैन हैं कि वो अराजकता का माहौल कर रहे हैं। अब बिहार में SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अभी 1 अगस्त से आ गई सूची। अब आपके पास सितंबर तक का अवसर है, जमकर उसमें जितना भी आपको गलती दिखाइए। हर मतदाता सूची की प्रक्रिया में गड़बड़ियां भी होती हैं, उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए होता है। आपके सामने इलेक्टोरल रोल चुनाव आयोग ने दे दिया है, तो आप उसको देखिए, जहां जहां गड़बड़ ठीक कराई, वो किसी एक का तो है नहीं। लेकिन उस पर भी राहुल गांधी जो भाषा बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, एक तरह से डरा रहे हैं कि हम भूलेंगे नहीं, खोज कर निकालेंगे, ये तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। देखिए, मैं एक लाइन में कहूंगा हर्षवर्धन, इस पर मुझे ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना है क्योंकि जब कुत्ते वाला जो वायरल हुआ, पता चल गया कि उसके पीछे कौन था। वो आरजेडी के नेता का रिश्तेदार निकला वो व्यक्ति, और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। जिसने ये काम किया था, उसने कुत्ते की फोटो लगा, नहीं जो आया था इलेक्ट्रोल में, इस तरीके की गलतियां जो बनाकर जानबूझकर जो बदनाम करने की कोशिश होती है, इसको देखिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था में गलतियां हो सकती हैं।
लेकिन 1.5 लाख जो है वहाँ पर BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट बनाए गए हैं, वो सभी दलों के हैं। उनको इस पर पूरी तरीके से लग के बात करनी चाहिए। और जितनी बातें कर रहे हैं कि 65 लाख काट दिए गए, 65 भी क्या शिकायतें आई हैं। और मैं आखिरी में एक बात यही कहूँगा हर्षवर्धन, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मुझे लगता है कि राहुल गांधी पे ये बात पूरी तरीके से लागू होती है। इतना सख्त मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन वो जिस तरफ जा रहे हैं, वो चूंकि मेरे देश के खिलाफ जा रहे हैं, देश के लिए खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं, तो मुझे ये कहना पड़ेगा। तो वो सिर्फ जो है अपने परिवार का ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो देश का नुकसान कर रहे हैं। परिवार उनका है, वो अपना करे नुकसान, मुझे कोई दिक्कत नहीं। की ताकत कितनी बड़ी है ये भी ध्यान में रहे। राहुल गांधी जाति टिप्पणी करने की वजह से उनकी संसद सदस्यता गई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने बहाल कर दी। अभी जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, वो सामान्य कोई दूसरा व्यक्ति होता, और सामान्य छोड़िए ताकतवर भी होता। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी मऊ से विधानसभा चुनाव के समय कहता है, अखिलेश भैया को हमने कह दिया है 6 महीने तक यहाँ के अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे, पहले उनसे हिसाब बराबर किया जाएगा। इस धमकी देने पर अब्बास अंसारी की सदस्यता जा चुकी है। विधानसभा का उपचुनाव होगा, लेकिन राहुल गांधी शायद इस देश के कानून संविधान से ऊपर हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। अब ये सरकार पर भी सवाल है, इस व्यवस्था पर सवाल है कि क्या सिर्फ कहा था ना कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, तो अभी 11 साल बाद भी सिस्टम उनका है। तो फिर मुझे लगता है फिर ये बड़ा वक्तव्य है। चलिए फिलहाल इस चर्चा को ही विराम देते हैं, लेकिन ये समझिए कि वाकई देश के हितचिंतक कौन है और देश के खिलाफ कौन है, इसको गंभीरता से सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ देखने और सुनने का समय नहीं है, इस पे एक्ट करने का समय है। और ये जानिए कि आखिर देश में और दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ खड़े हुए हैं। अभी आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।